हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल वशिष्ठ, एकेडमिक हेड जेई डिवीजन आकाश कोटा। और मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। मुझे एक्सपीरियंस है करीब 11 साल का। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर आने का जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आकाश में जेई की तैयारी कैसे करवाई जाती है। क्योंकि पढ़ाई करना अकेला कोई तैयारी नहीं होती, वो सिर्फ एक तैयारी का पार्ट है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने सही समय पर एक सही स्ट्रैटेजी बनाई हो और एक सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए आपने उसको फॉलो किया हो। तो उसी स्ट्रैटेजी को हम कैसे बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, उसी के लिए आज ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आकाश का टारगेट, आकाश का स्टडी मटेरियल। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो स्टडी मटेरियल है वो हाईली फोकस्ड है जेई मेन, जेई एडवांस और ओलंपियाड को लेकर, उसी के एनालिसिस पर बेस्ड है। जैसे कि जब आप स्टार्ट करोगे तो थ्योरी के बाद में आएंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसलिए हैं ताकि आपका बोर्ड के लिए या फिर जो आप स्कूल के लिए तैयारी कर रहे होते हो वो भी साथ के साथ हो पाए। लेकिन उसके बाद स्टेप वाइज चलता है हमारा स्टडी मटेरियल। स्टेप वाइज का क्या मतलब है कि सबसे पहले उसमें आएंगे लेवल 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो पाए। लेवल 1 और ऐसे करते 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 हर तरीके से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 तक वो क्वेश्चन जाते हैं। लेवल 1, लेवल 2 इस तरीके से है कि लेवल 1 क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं, लेवल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से लेवल 2 से मॉडरेट में डिफिकल्ट साइड पर होते हैं, लेवल 4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, लेवल 5 क्वेश्चंस मतलब आप स्कल क्रशर कह सकते हो उस तरीके से कि क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। तो हर तरीके के सवाल टारगेट के अंदर आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पर, और वो भी जेई मेन और जेई एडवांस के एनालिसिस को रखते हुए। इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चंस डिपेंडेंट है, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो वाले क्वेश्चंस के सिमिलर आपको जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चंस दिख जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे। इस तरीके से टारगेट और मॉड्यूल डिसाइडेड है। इसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल एग्जाम टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे का एग्जाम लेवल 1 से स्टार्ट करते हुए लेकर आते हैं लेवल 5 तक। सबसे पहले हम बच्चे के लेते हैं यूनिट टेस्ट। उन यूनिट टेस्ट के अंदर लेवल 1, लेवल 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं, जिसका फायदा यह है कि उसका एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो पाए। उसके बाद आते हैं टर्म एग्जाम्स। टर्म एग्जाम दोनों बेसिस पर करवाया जाता है, जेई मेन और जेई एडवांस पैटर्न पर। इसका फायदा यह है कि आपको जो एक्चुअल पैटर्न्स होते हैं जेई एडवांस के, उनका आइडिया लग जाता है, क्योंकि हर साल जेई एडवांस का पैटर्न चेंज होता है। जेई एडवांस के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनका पैटर्न बड़ा अलग होता है। जैसे कि आपका सिंगल चॉइस आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ आता है, मैट्रिक्स आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जो टर्म एग्जाम होता है वो भी इसी बेसिस पर होता है कि आपके जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आप सब एक्सप्लोर कर पाओ। दूसरा एडवांटेज क्या है इस चीज का, क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, तो आपका एक स्टेमिना हम लोग यहाँ पर बनवा देते हैं सारे के सारे एग्जाम्स ऑनलाइन लेकर। क्योंकि 3 घंटे या 6 घंटे एक साथ कंप्यूटर के सामने बैठना, तो आई स्ट्रेन हो जाती है, हेडेक हो जाता है। तो उस चीज का भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम्स ऑनलाइन लेते हैं, जिसकी वजह से आपका एक एग्जाम के टेम्परामेंट सेट हो जाता है कि अगर 6 घंटे एग्जाम के लिए बैठना है तो ठीक है, हम इस तरीके से बैठ सकते हैं। उसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप जब हर तरीके से हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस और हर लेवल ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख पाते हो, तो आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि आप कि ये वाला कंसेप्ट में आप किस लेवल तक अप्रोच कर पा रहे हो। सपोज अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपको ये दिखता है कि मैं L1 कर पा रहा हूँ, लेवल 2 कर पा रहा हूँ, लेवल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, बट लेवल 4 और लेवल 5 नहीं कर पा रहा, तो आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाता है कि एटलीस्ट आप जेई मेन में कितना क्वालिफाई कर पाओगे और एडवांस में भी कहाँ तक आप आ पाओगे। मतलब इस चीज का एडवांटेज आपको यह है कि आपका एक रेगुलर आपकी खुद की चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एक एनालिसिस बनती चली जाएगी। उससे आपको यह आइडिया रहेगा कि अगर मुझे रिवीजन करना है तो किस पार्ट का रिवीजन ज्यादा करना है, किस पार्ट के लिए टाइम ज्यादा डिवोट करना है, इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर्स भी जो बनते हैं वो भी जैसे कि हमने क्या किया हुआ है कि हर एक चैप्टर वाइज ये पता कर लिया है कि उस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आता है। जैसे कि एटॉमिक के अंदर दोबारा बात करूं तो जैसे पता है कि क्वांटम नंबर्स और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हम जब पेपर्स बनाते हैं तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को ज्यादा फोकस रखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि हर एक चैप्टर के अंदर ये पता कर लिया है कि कौन से टॉपिक्स हाई प्रायोरिटी के, कौन से मीडियम और कौन से लो प्रायोरिटी के हैं। तो इससे आपको भी आइडिया रहता है कि अगर कोई लो प्रायोरिटी का टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके हाई प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस आप पहले कर चुके हो या आपका वो ज्यादा क्लियर है। तो कम से कम आपको इससे ये भी फायदा हो जाता है कि अगर रिवीजन करते वक्त मेरे से लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स छूट भी जाते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको हर वक्त ये क्लियर रहता है कि आपका कौन सा पार्ट और उसमें भी कौन सा टॉपिक आपका सही चल रहा है। तो उससे आपका दूसरे सब्जेक्ट, जैसे सपोज केमिस्ट्री आपका ठीक चल रहा है और केमिस्ट्री में आपके लो प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस आप ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स या मैथ्स पर फोकस कर सकते हो उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि हाई प्रायोरिटी वाले आपके छूटे हुए हैं। तो इसका फायदा आपको एक रियल टाइम सिचुएशन के साफ साफ दिख रहा होता है कि आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस कितनी चल रही है। इसके बाद बताता हूं आपको बहुत अच्छा पार्ट, वो है
रेगुलर एनालिसिस। हम क्या करते हैं कि आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसका एक स्टैटिक्स बनाते रहते हैं, जिससे फायदा क्या होता है कि हमें भी आइडिया रहता है कि आपका स्लोप कैसा चल रहा है। सपोज आपने 4 यूटी दिए, एक टर्म एग्जाम दिया, एक एआईटीएस दिया, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका एक स्टैटिक्स बनता चला जाएगा और वहां से आपको आपका आइडिया लगता चला जाएगा कि आप कितनी ग्रोथ कर रहे हो, कि आप यूटीज में बेटर करते हो या आप टर्म एग्जाम में बेटर करते हो या फिर आप एआईटीएस में बेटर कितना करते चले जा रहे हो। अगर आप यूटीज बेटर कर रहे हो और टर्म एग्जाम बेटर नहीं कर रहे हो तो यहां से आपको आइडिया लग रहा है कि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर चल रहा है, लेकिन जब उन्हीं बेसिक्स को लेकर आपसे एक थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बनाया जाता है तो आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर से उसी चीज पर पीछे आकर ये देख सकते हो कि बेसिक्स क्लियर होने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। तो फिर से आप ये देख सकते हो कि आपके अंदर प्रॉब्लम कहां चल रही है या उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो एक रियल टाइम पोजीशन आपको मालूम पड़ती चली जाएगी अपनी कि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस बेटर कर पा रहा हूं और इस टाइप के क्वेश्चंस बेटर नहीं कर पा रहा, या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग बेटर कर लेता है लेकिन बेसिक्स में वो कुछ कैजुअल बिहेवियर रखते हुए, मतलब क्या है कि आपकी कैलकुलेशन एरर आ जाते हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे थे प्लस का माइनस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन वजह से बेसिक्स वाले क्वेश्चंस में कई बार गलती हो जाती है क्योंकि आपका एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये हो ही जाएगा, और उस टाइप के क्वेश्चंस में ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जबकि क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो आपका पूरा फोकस उसी क्वेश्चन पर रहता है और आप फिर उसको सही से करके चलते हो। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं कि अगर मैं प्रॉब्लम कर रहा हूं तो प्रॉब्लम कहां कर रहा हूं, सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं या फिर कंसेप्चुअल एरर कर रहा हूं। तो एक रियल टाइम आपको आपकी पोजीशन और आपको आपका ग्राफ दिखता चला जाता है, वहां से आपको आपका स्लोप दिखता चला जाता है कि आपकी प्रोग्रेस एक्चुअल में चल कितनी रही है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और चीज, वो है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हर एक टॉपिक को लेकर हमने कोड बनाया है, जिसमें हम अगर क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन वो जिस टॉपिक से रिलेट करता है उस टॉपिक को लेकर उस क्वेश्चन का टैग डाल दिया। तो इसका क्या फायदा होता है कि जब आप उस क्वेश्चन को गलत करोगे तो हमें आइडिया लग जाएगा उस टॉपिक कोड के जरिए कि आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो बार बार। अगर आपने उस क्वेश्चन को 4 बार गलत किया, 5 बार गलत किया, तो उसकी हेल्प से हमको आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे का ये वाला पार्ट वीक चल रहा है और उसके अगेंस्ट हम कोई एक्शन ले पाते हैं। यानी कि आपको भी आपकी एनालिसिस दिखती रहती है और हमें भी आपकी प्रोग्रेस दिखती रहती है कि ये बच्चा इस वाले टॉपिक में बार बार अगर गलती कर रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, उस कारण को देखते हुए उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। एक और अच्छी बात कि सिलेबस जो है वो टाइम पर या टाइम से पहले खत्म हो जाता है, यानी कि आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि सिलेबस कब खत्म होगा, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमारा हेडेक है। आपका सिलेबस टाइम पर खत्म कराने के साथ साथ रिवीजन भी सही समय पर हो जाएगी और जिसकी वजह से आपका सही समय पर सही टेम्परामेंट सेट हो जाता है। इसके बाद जैसे कि आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद रिवीजन सेशंस भी आपके टाइम से हो गए, इसके बाद सबसे लास्ट में एग्जाम से पहले करवाए जाते हैं स्पॉटलाइट सेशंस। अब स्पॉटलाइट सेशंस में क्या होता है, ये हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, जिसमें से कि हम क्या करते हैं कि जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि आपका ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को जिन टॉपिक्स से रिलेटेड, उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस रखते हुए क्लास करवाई जाती है। फुल डे क्लास होती है, हाईली रिगरस क्लासेस होती है, जिससे कि आपका जेई एडवांस के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए वो आपका डेवलप हो पाता है और उसके लिए जो एक आईक्यू कह लो आप, या फिर आप ये कह लो कि उसके लिए भी जो एक बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो पाती है। इसके बाद करवाई जाती हैं ओलंपियाड के लिए वर्कशॉप्स। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं ओलंपियाड एग्जाम देने में, उनके लिए ओलंपियाड को लेकर अलग वर्कशॉप्स करा दी जाती हैं, जिसका फायदा उनको क्या मिलता है, क्योंकि ओलंपियाड का कोई सिलेबस तो होता नहीं है, उसमें बीएससी एमएससी सारा पूछा जाता है। तो जो टॉपिक्स एटलीस्ट 11th-12th में जेई एडवांस को लेकर रेलेवेंट नहीं है, जैसे कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कह लो या साइक्लो एडिशन रिएक्शंस कह लो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि जेई एडवांस को लेकर रेलेवेंट नहीं है लेकिन ओलंपियाड में बहुत पूछी जाती हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को लेकर भी हम वर्कशॉप करा देते हैं ताकि बच्चे का बेसिक्स बन जाए और अगर वो ओलंपियाड का एग्जाम लिखने जाता है तो कम से कम बिल्कुल जीरो ना हो। अगर कुछ भी करके आता है तो ओलंपियाड में अच्छा स्कोर हो जाता है, एटलीस्ट ओसीएससी कैंप तक जाता है। और हमारे पुराने बच्चे लेकर आए हैं ओलंपियाड केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, मैथ्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फिजिक्स के अंदर लेकर आए हुए हैं, तो वो इन्हीं वर्कशॉप्स की बदौलत है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे ओलंपियाड क्वालिफाई करें, हम लोग बहुत फोकस हैं ओलंपियाड को लेकर भी। और एक चीज बता दूं आपको, हमारा ये मानना है कि अगर किसी से 10 रुपए लिए हैं तो उसको 20 रुपए की सर्विसेज दें, जितना किसी से लिया है उतना उसको दुगना लौटाएं। तो आप समझना इस चीज को कि अगर एक सेट ऑफ फैकल्टी हमारा क्लास में जाता है तो दूसरा सेट ऑफ फैकल्टी बैकअप में रहता है बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में तो दूसरा सेट ऑफ फैकल्टी उस बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हर रोज उस बच्चे का टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना उसने पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, क्या उसका हो पाया, क्या नहीं हो पाया, और क्या क्या कारण रहे अगर कोई चीज वो सही समय पर नहीं कर पाया। तो सेकंड सेट ऑफ फैकल्टी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करेगा और बताएगा कि इस बच्चे में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो कहां पर चल रही है, बच्चा उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था, तो वो सारी चीजें वो सेकंड सेट ऑफ फैकल्टी बताएगा।
तो ये सारी चीजें हैं जो हम आकाश कोटा में प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।